जान चुके बुलेटिन के आगाज में जिक्र सियासी मैदान में होने वाली अचानक तब्दीलियों का। एक तरफ हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीक में तेजी आई है और नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान बर्फ पिघलने लगी है, तो दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहादी भी नई सियासी सफबंदियों में मसरूफ हो गए हैं। लाहौर नई सियासी सरगर्मियों का मरकज बनने लगा है। हुकूमत के अहम इत्तेहादी और काफ लीग के मरकजी रहनुमाओं चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से राब्ता हुआ है। चौधरी बिरादरान की जानिब से आज जरदारी के एजाज में इशाया भी दिया जा रहा है। उधर एक और इत्तेहादी मुत्तहिदा कौम मूवमेंट ने भी हुकूमत को आंखें दिखाना शुरू कर दी हैं। चार सदम में गुज़िश्ता रोज ANP से मुलाकात के बाद मुत्तहिदा पाकिस्तान का वफ्द आज लाहौर पहुंचेगा, जहां चौधरी बिरादरान से अहम बैठक होगी, जबकि कल मुत्तहिदा के रहनुमा अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बलूचिस्तान से भी हुकूमत के लिए अच्छी खबर नहीं। अहम इत्तेहादी बलूचिस्तान अवामी पार्टी के इजलास में PTI के साथ ताल्लुकात पर नजरसानी का फैसला कर लिया गया है। कोयटा में होने वाली बैठक में वजीर आला अब्दुल कुद्दूस बिजंजो, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और दीगर ने शिरकत की। BAP क़यादत ने वफाक की जानिब से पार्टी को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने पर इजहार नाराजगी किया। फैसला किया गया कि वजीर आज़म इमरान खान के दौरा कोयटा में तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे जाएंगे। मुस्लिम लीग नून की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज होगा। लीग की तर्जमान मरियम औरंगजेब के मुताबिक अहम तरीन बैठक शाम 7:30 बजे लगेगी। इजलास में नून लीग के कायद नवाज शरीफ, नायब सदर मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी वीडियो लिंक के जरिए शरीक होंगे। इजलास के दौरान अरकान CEC को आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की शहबाज शरीफ से मुलाकात, हुकूमती कानून साजी और इस पर पार्टी मौक़िफ़ पर एतमाद में लिया जाएगा। शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन आसिफ जरदारी की लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से तजावीज़ से भी इस CEC अरकान को आगाह करेंगे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लाहे अमल पर भी गौर किया जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है कि हुकूमत घर चली जाए। अपोजिशन लीडर मियां शहबाज शरीफ के एहतसाब अदालत आमद पर मीडिया से गुफ्तगू, कहा इन्होंने गरीबों को तबाहाल कर दिया, महंगाई आसमान से बातें कर रही है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट के मुताबिक करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। करप्शन, इनकॉम्पिटेंस गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। दूसरे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी। वफाकी हुकूमत में एहतसाब का कोई महकमा नहीं। जो लोग इक़्तिदार में हैं उन्हें एक दिन जवाब देना होगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की एहतसाब अदालत कराची के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, बोले पहले एक साहब 3 बरस बैठे रहे, मैंने कहा था वो फरार हो जाएगा। चेयरमैन नैब साहब आजकल डेली वेजेस पर हैं। चेयरमैन नैब जाते जाते अपने असासे बताते जाएं। स्टेट बैंक बिल पास होने के बाद बैंकों का सूद बढ़ा दिया गया। अब IMF बराह रास्त स्टेट बैंक को डिक्टेट करेगा। न अदालतों को इल्म है, न नैब को इल्म है। अदालतें नैब से पूछती हैं, नैब अदालतों से पूछता है कि हम क्या करें। इन लोगों को एक दिन जवाब देना पड़ेगा। जो आज इक़्तिदार में है, जो आप नैब चलाते हैं, ये मुल्क के कानून से मुस्तस्ना नहीं है। किसी को हक हासिल नहीं है कि वो झूठे मुकदमे बनाए। चेयरमैन नैब साहब हैं जो आजकल डेली वेजेस पर हैं, ये जाते हुए ज़रा इस मुल्क के अवाम को बता जाएं कि इनके असासे हैं क्या। स्टेट बैंक का बिल पास हुआ था, बैंकों का सूद बढ़ा दिया गया और सेविंग्स रेट को कम कर दिया गया। अब IMF डिक्टेट करेगा बराह रास्त स्टेट बैंक को कि तुमने क्या करना है और उसके असरात पाकिस्तान के अवाम पर पड़ेगा। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज ने कहा है कि मुल्क में दहशतगर्दी दोबारा से पनपने लगी है। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हमारी कोशिश से दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। कराची से बोरीबंद लाशें मिलना बंद हो गई थी। जो शख्स अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता वो कौम को क्या इकट्ठा करेगा। वज़ारत उज़्मा के ओहदे पर एक झूठा शख्स बैठा है। IMF की शर्मनाक तरीन शराइत मान ली गई। इमरान न्याजी को हर बात 6 महीने बाद समझ आती है। ये नहीं कहता कर्जा लेना गुनाह है, जब लेना चाहिए था वो वक्त ज़ाया कर दिया। खाद गायब करके इमरान खान की ATM पैसा बना रही हैं। दहशतगर्दी दोबारा से पनपने लगी है। हमारे जवान शहीद हुए। कराची की रौनकें लौटी थी। कराची में गोरी बंद लाशें बंद हो गई थी। वज़ारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है। वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना। शर्मनाक तरीन
शराइत IMF की मान ली गई। मैं ये नहीं कहता कि कर्जा लेना गुनाह है, लेकिन जब कर्जा लेना चाहिए था उस वक्त इसने वक्त ज़ाया कर दिया। इसको समझ हर बात जो है वो 6 महीने बाद आती है और फिर कहता है मैंने गलती कर दी। सेकेंडरी अपना खाद की जो अपना किस्म होती है वो भी मार्केट से गायब हो गई है। खाद में इसके ATM पैसा बनाते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने अपोजिशन जमातों में टूट फूट का दावा कर दिया। ट्वीट में लिखा कि नून लीग में शरीफ खानदान के यकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी इख्तियार कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है। 2023 से पहले बहुत लोग पार्टी में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके उन्हें छोड़ जाएंगे। पीपल्स पार्टी भी इसी सूरत हाल से दो चार है। मामले खुसूसी CPAC खालिद मंसूर ने CPAC मंसूबों में सुस्त रवि का तासुर मुस्तरद कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत CPAC पर 20 इजलास हुए। CPAC के तहत मंसूबों के लिए ECC ने 100 अरब रुपए मंजूर किए। इनमें 50 अरब जारी हो चुके हैं और 50 अरब इसी माह जारी होंगे। चीनी सरमायाकारों की सहूलत के लिए आसानियाँ पैदा की जा रही हैं। चीनी सरमायाकारों को CPAC अथॉरिटी में बुलाया। CPAC अथॉरिटी वन विंडो ऑपरेशन है तो इसके पीछे मैं खड़ा हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब ने 20 मीटिंग्स को चेयर किया और मैं आपको बताऊं कि मैं अपने प्रोफेशनल बैकग्राउंड से ये एक्नॉलेज करना चाहता हूं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब को कि जिस तवज्जो के साथ, जिस पेशेंस के साथ उन्होंने एक एक मीटिंग को चेयर किया, उनकी ब्रीफिंग को सुना और उसके बाद उनके जो भी सवालात थे या उन्होंने जिस किस्म की मदद के लिए पुकारा उसका उन्होंने जवाब दिया। आई एम श्योर आप लोग जानते हैं कि ECC ने 100 बिलियन रुपया जो CPAC की IPPs हैं उनको देने का उन्होंने फैसला किया और 50 बिलियन ऑलरेडी उनको दे दिया गया और 50 बिलियन इंशाअल्लाह ताला इसी महीने के अंदर इरादा है कि वो भी उनको डिस्बर्स कर दिया जाएगा। खबरों का सिलसिला वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हुक्मरान जमात PTI को एक और धचका। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के भाई को नाअहल करार दे दिया। उमर अमीन DI खान से PTI की तहसील मेयर के उम्मीदवार हैं। उधर अली अमीन गंडापुर को अवामी इज्तिमात से खिताब से भी रोक दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया कि अली अमीन गंडापुर DI खान आ सकते हैं लेकिन सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में गैर कानूनी तामीर 9 मंजिला इमारत अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी गिराने का हुक्म दे दिया है। अदालत आलिया ने SBCA और दीगर इदारों को इमारत में मजीद तामीरात से रोक दिया। अदालत का कहना था कि इमारत में इस्तेमाल करके 45 रोज़ में रिपोर्ट पेश की जाए। अदालत ने सब रजिस्ट्रार को हुक्म दिया कि इमारत में किसी को सबलीज ना दी जाए, बिजली पानी गैस के कनेक्शन भी ना दिए जाएँ। सिंध हाई कोर्ट ने बिल्डर और मुलविस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। लैंड माफिया कब्जा माफिया से पार्क और खेल के मैदान खाली कराएंगे। कराची के एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब का 2 टोक ऐलान। उनका कहना था कि कराची को सरसब्ज़ और शादाब बनाएंगे। बदकिस्मती से माजी में पार्क पर चाइना कटिंग की गई। क्लिफ्टन में अब्दुल कदीर खान पार्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में कहा कि बल्दियाती कानून पर जो वादा किया है उसे पूरा करेंगे। बिलावल भुट्टो इमरान खान की तरह यूटर्न नहीं लेते। ये तरक्की का सफ़र और अपनी सिमत को सही सिमत में गामजन करने का जो सफ़र बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची के लिए स्टार्ट किया है उसको तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान फॉलो करें और इंशाल्लाह उसको इम्प्लीमेंट करते हुए हम आगे बढ़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लीडर हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, इमरान खान साहब नहीं कि यू टर्न ले लें हम लोग। बात करेंगे कोरोना वायरस की। तो मुल्क भर में कोरोना से एक रोज़ में मजीद 38 अफराद जाँ बहक हो गए। अमवात की मजमूई तादाद 29,516 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 18,42,955 अफराद की वैक्सीनेशन की गई। मुल्क की 38% आबादी कोरोना वैक्सीन लगा दी गई है। 18,59,16,838 अफराद को वैक्सीन की खुराकें लगाई जा चुकी हैं। एक रोज़ के दौरान 3,338 अफराद में वायरस की तशख़ीस हुई। यौमिया केसेस की शरह 7.45% रिकॉर्ड की गई। मुल्क भर में कोरोना के 1,684 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। तो बराह रास्त लिए चलेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची नईमुर रहमान इस वक्त
प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बिल भी 170 अरब रुपए बनते हैं और इसी तरह से चाइना के पास जा रहे हैं, फलां के पास जा रहे हैं। अपनी कोई डिग्निटी होती है, कोई वकार होता है, इस सब को एक तरफ रखे इसलिए कि आपने फंसा दिया है और फंसाने के बाद आप कहते हैं कि इसके बगैर गुजारा नहीं है, तो बिल्कुल भीख मांग रहे हैं। कितने पैसों की? 250 अरब रुपए की, 300 अरब रुपए की। इतना नुकसान तो इन्होंने सिर्फ एक फैसले से पाकिस्तान को पहुंचा दिया, जो 2 साल से ये कर रहे हैं। RLNG की जो इंपोर्ट है उसको बर वक्त ना करने से जो नुकसान हुआ है, 2 नुकसान हुए। एक तो उसके रेट का मसला पड़ गया, जब हमें अच्छे पैसों में मिल रहा था हमने नहीं लिया, और दूसरी बात यह कि जब डिले होकर ये RLNG पहुंचा है तो इसके नतीजे में जो हमें नुकसान हो रहा है उसका तो अभी कोई अंदाजा तखमीना भी नहीं लगाया जा सका। तो नाअहली के नतीजे में आप इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं जितना भीख मांगकर आप कौम को गिरवी रख रहे हैं। इससे बदतरीन कोई मिसाल हो नहीं सकती हुकूमत चलाने की जो हुक्मरानों की तरफ से हो रही है। और जो हुक्मरान जमाते हैं, मैं हैरान हूं कि वो किस तरह से जो है वो ये सारे मामलात को लेकर चल रहे हैं। तो गैस का शदीद बहरान है, लेकिन इसमें भी जो मजे की बात है वो ये है कि के इलेक्ट्रिक को तकरीबन जो है वो उसकी डिमांड के मुताबिक गैस सप्लाई की जा रही है, सनतों को नहीं दे रहे। रेजिडेंशियल एरिया में बहरान है, लेकिन वो के इलेक्ट्रिक के जिसके पास ऑयल पर चलाने की कैपेसिटी भी मौजूद है, और आजकल तो सर्दियां हैं, तो चार्जेस हमसे फ्यूल एडजस्टमेंट के लेते हैं, पैसे हमसे ज्यादा वसूल कर रहे हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक को गैस की सप्लाई हो रही है। नूरियाबाद पे जो एक प्लांट मौजूद है जिससे के इलेक्ट्रिक को सप्लाई मिलती है, ये वजाहत तो जरदारी साहब और पीपल्स पार्टी कर सकती है कि उसको गैस कभी भी उसमें रुकावट नहीं आती। एक दफ़ा आई थी तो एहतिजाज हो गया था, और उसके बाद से मामला सीधे चल रहे हैं। गोया हुकूमतें जो हैं वो भी सनतों को तो नुकसान पहुंचाना गवारा कर रही हैं और रेजिडेंशियल एरियाज को तो तंग कर रहे हैं, लेकिन अपनी महबूब के इलेक्ट्रिक, चूंकि उनका अबराज ग्रुप इन हुकूमतों के फाइनेंसर होते हैं, और ये बात तो अब ऐसी है कि जिसकी तरदीद आज तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और वजीर आजम ने नहीं की है, कि जो उनके अबराज ग्रुप के फाउंडर CEO हैं उन्होंने बाकायदा इनको फंडिंग की है। और यही वजह है कि ये बात भी बिल्कुल मीडिया पे आ चुकी है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करने से प्राइम मिनिस्टर ने बशीर मेमन जो उस वक्त FIA के डायरेक्टर थे उनको रोक दिया था। तो ईमानदारी के दावे करने वालों का ये हाल है तो बेईमानों का क्या हाल होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वो माफिया जो हमारे ऊपर मुसल्लत है उसको वफाकी हुकूमत भी सपोर्ट करती है, सिंध हुकूमत भी उसके खिलाफ कोई ख़ास बात नहीं करती, और नुकसान होता है तो हमारी इंडस्ट्री का होता है, हमारे घरों का होता है, आवाम का होता है। आज अखबारात में रिपोर्ट्स छपी हैं ग्रीन लाइन मंसूबे के हवाले से, जिस पर बड़ी बगले बजा रहे थे लोग। एक मंसूबा जो पिछली हुकूमत में चल रहा था और वो भी उन्होंने लेट किया, और फिर उसके बाद इस हुकूमत ने 3.5-3.5 साल में जाकर इसको कहा कि हम बसें ले आए और शादियां बजाएं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दूसरी जानिब खुर्रम शेर जमान भी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कोयटा में सरियाब रोड वली जट के करीब धमाके में 2 सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक बम मोटरसाइकिल में नस्ब किया गया था, जिससे गश्त पर मापूर सिक्योरिटी काफिले को निशाना बनाया गया। धमाके में जख्मी होने वाले एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जड़ावाला में 4 गाड़ियों के दरमियान तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक तेज रफ्तार मुसाफिर बस ने वैगन को टक्कर मार दी। वैगन मजीद 2 गाड़ियों से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। बस फैसलाबाद से लाहौर जा रही थी। मफरूर बस ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी गई है, जबकि लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। भारत इसराइल के नक्शे कदम पर चल पड़ा। रूसी मीडिया का कहना है कि मकबूजा कश्मीर को हिंदू आबादकारी के जरिए हथियाने और अक्सरियत को अक़लियत में बदलने के मज़मूम अज़ाइम पर काम तेज कर दिया गया है।
भारत ने इसराइल फलस्तीन की तर्ज पर मकबूजा कश्मीर को हिंदू अक्सरियती खिता बनाने पर काम तेज कर दिया। रूसी मीडिया ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत मकबूजा कश्मीर को फलस्तीन जैसी नौ आबादियाती रियासत बनाना चाहता है। मकबूजा वादी में बड़े पैमाने पर हिंदू आबादकारी का सिलसिला जारी है। वादी की मईशत और वसाइल हिंदू आबादकारों के हाथों में दिए जा रहे हैं। सियासी उमूर में भी उनका किरदार बढ़ाया जा रहा है। दूसरी जानिब मकबूजा कश्मीर के सहाफियों के खिलाफ भारतीय ओछे हथकंडे भी जारी हैं। वादी के मारूफ सहाफी गौहर गिलानी के खिलाफ एक और झूठा मुकदमा कायम कर दिया गया है, जिस पर अदालत ने गौहर गिलानी को तलब कर लिया है। भारत में हिजाब के लिए तालिबात की जद्दोजहद जीत गई। रियासत कर्नाटक में तालिबात को 1.25 माह बाद हिजाब के साथ कमरा जमात में जाने की इजाज़त मिल गई। 6 तालिबात को जनवरी के आगाज़ में प्रिंसिपल ने हिजाब पहनने पर कमरा जमात में बैठने से रोका था। ताहम भारत के लिबरल और इंसानी हुकूक कारकुनान की जानिब से तालिबात के हक में आवाज़ बुलंद की जा रही थी, जिस पर तालिबात को बाहिजाब कॉलेज आने और तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त मिल ही गई। बाग आज़ाद कश्मीर के खूबसूरत सियाहती मकाम गंगा चोटी पर सजा शानदार स्नो फेस्टिवल मुल्क भर से सयाह खिंचे चले आए। जीप रैली में ड्राइवर ने बर्फ से ढके खतरनाक रास्तों पर महारत का फन दिखाया। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर ज़िला बाग के खूबसूरत सियाहती मकाम गंगा चोटी पर और आज यहाँ पर MTBC के ज़ेरे एहतमाम एक स्नो क्रॉस जीप रैली का इनेकाद किया गया और इसके साथ साथ ही 3 से 4 रोज़ा स्नो फेस्टिवल का भी यहाँ इनेकाद किया गया है। बुनियादी तौर पर इस स्नो क्रॉस जीप रैली में जो जीप ड्राइवर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के जीप ड्राइवर जो है वो यहाँ पर अपने करतब दिखाएंगे और शायकीन की बड़ी तादाद इस एडवेंचर को जो है इस एडवेंचर से लुत्फ़ अंदोज़ होने के लिए सियाहती मकाम गंगा चोटी पर मौजूद है। आज जीप ड्राइवर्स का और यहाँ पर जो लोग हैं इनका यहाँ पहला दिन है। रात को यहाँ ये क़याम करेंगे, इसके बाद बर्फ़ को क्रॉस करके ये करतब दिखाएंगे और इसके बाद कल से यहाँ पर दीगर इवेंट्स के जो बाकी प्रोग्रामात हैं वो शुरू किए जाएंगे। इस वक्त गंगा के हवाले से इरशाद अपडेट करते हैं। बहुत शुक्रिया इरशाद। न्यूज़ रूम से फिलहाल